आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 21A जो कि इंसर्ट किया गया था CRPC में 2005 की अमेंडमेंट के बाद, जो कि इफ़ेक्ट में आया 5 जुलाई 2006 से। ये चैप्टर डील करता है प्ली बारगेनिंग से। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्ली बारगेनिंग होता क्या है, इसका पर्पस क्या था, किस पर्पस से इसे इंट्रोड्यूस किया गया CRPC में। देखिए, पूरे चैप्टर में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि प्ली बारगेनिंग होता क्या है, पर अगर हम इसे इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब होता है नेगोशिएशन प्रोसेस। उसके बाद अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये प्ली बारगेनिंग किस स्टेज पर की जाएगी। तो प्ली बारगेनिंग ट्रायल के स्टेज पर जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी स्टेज पर हो सकती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्ली बारगेनिंग जो चैप्टर है इसको इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्ट क्या था। तो प्ली बारगेनिंग को इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्ट था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो एरियर्स ऑफ क्रिमिनल केसेस हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके। जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग हैं जिस पे या तो ट्रायल चल नहीं पाता या अगर होता है तो एट द एंड रिजल्ट आ जाता है एक्विटल का, तो इन सब चीज़ की जो नंबर ऑफ लिटिगेशन बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ही ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया। अब देख लेते हैं प्ली बारगेनिंग इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो फर्स्ट बेनिफिट है जो कोर्ट के ऊपर बर्डन ऑफ लिटिगेशन है वो रिड्यूस होगी, कोर्ट का टाइम सेव होगा, साथ ही जो पार्टीज़ हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, उनकी कॉस्ट और उनकी एंग्जाइटी में भी कमी आएगी। जो भी ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है उनको बेनिफिट होगा, साथ ही जो विक्टिम है इस केस में उसे भी कंपनसेशन मिलेगा। क्योंकि इस प्ली बारगेनिंग के प्रोसेस में है क्या कि जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट के सामने प्ली लगाता है कि वो अपने गिल्ट को मानता है और जिसके लिए वो विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार है। तो जो कंपनसेशन विक्टिम को ट्रायल के एंड में अगर एक्यूज्ड कन्विक्ट होता है तो मिलता, वो प्ली बारगेनिंग होने से क्या होगा, अर्लीस्ट स्टेज पे ही विक्टिम को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि प्ली बारगेनिंग इंट्रोड्यूस कैसे करवाया गया। सबसे पहले तो 12th लॉ कमीशन ने अपनी 142nd रिपोर्ट में जो कि 1991 में उन्होंने दी थी उसमें रिकमेंड किया उन्होंने कि प्ली बारगेनिंग इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए। उसके बाद ईयर 1996 में लॉ कमीशन की 156th रिपोर्ट में अगेन इन्होंने रिकमेंड किया कि प्ली बारगेनिंग इंट्रोड्यूस होना चाहिए, पर इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुरलीधर मेघराज लोया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट और कसम भाई अब्दुल रहमान भाई शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1980 सुप्रीम कोर्ट के केस में हेल्ड किया कि जो प्ली बारगेनिंग का कॉन्सेप्ट है ये गुड कॉन्सेप्ट नहीं है और ये CRPC में इंट्रोड्यूस्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ईयर 2003 में मलिमठ कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के लिए प्ली बारगेनिंग को इंट्रोड्यूस करना एक मेन कॉन्सेप्ट हो। उसके बाद फाइनली 2006 में प्ली बारगेनिंग के चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, चैप्टर 21 ऑफ CRPC में, जो कि इफ़ेक्ट में आया था 5 जुलाई 2006 से। अब यहाँ पे क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्ली बारगेनिंग, तो यहाँ हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो प्ली बारगेनिंग है वो दो तरह से होती है। एक होती है चार्ज बारगेनिंग और दूसरी होती है सेंटेंस बारगेनिंग। इंडिया में जो एप्लीकेबल है वो है सेंटेंस बारगेनिंग। जो चार्ज बारगेनिंग है वो एप्लीकेबल है US में, यूनाइटेड स्टेट में, पर इंडिया और इंग्लैंड में होती है सेंटेंस बारगेनिंग। सेंटेंस बारगेनिंग और चार्ज बारगेनिंग है क्या, उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चार्ज बारगेनिंग में क्या है कि एक्यूज्ड एप्लीकेशन लगा रहा है चार्ज बारगेनिंग की, मतलब अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया था जिस पे जो चार्ज लगना था किसी बड़े ऑफेंस का लगना था, तो वो एप्लीकेशन लगा के कहना चाह रहा है कि उस पर छोटे ऑफेंस का चार्ज लगाया जाए और उसी के अकॉर्डिंग उसे ट्राई किया जाए। उसके साथ ही सेंटेंस बारगेनिंग का मतलब है कि जो ऑफेंस एक्यूज ने कमिट किया है उसकी सज़ा के लिए वो ऑफेंस को एक्यूज कन्फेस करता है और उसके लिए उसे कम सज़ा दी जाए। अब यहाँ ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 265A से 265L तक। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 265A से, जो कि डील करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि प्ली बारगेनिंग किस केसेस में अप्लाई होता है, कब एक्यूज्ड प्ली बारगेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ ये सेक्शन 265A के सबसेक्शन 1
के क्लोज ए में कहते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेक्शन 173 में पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेंगे और जिस ऑफेंस के लिए ये पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है, ये ऑफेंस डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या इस ऑफेंस की सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो इस केस में प्ली बार्गेनिंग के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जिस ऑफेंस की पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की गई है, ये ऑफेंस की जो सज़ा है वो डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 7 साल से ज़्यादा के ऑफेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जिसकी सज़ा अप टू 7 ईयर्स तक है। उसके साथ ही सबसेक्शन 1 के क्लोज बी में ये बात करते हैं कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल हुई है और मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं, जिस ऑफेंस का उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है उस ऑफेंस की पनिशमेंट भी डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ये लास्ट में बात करते हैं हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट एंड विटनेस अंडर सेक्शन 200 इशू द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। यहाँ ये कहना चाहते हैं जब कंप्लेंट केस में प्ली बार्गेनिंग के लिए एक्यूज्ड अप्लाई करना चाहता है, तो इस केस में जब मैजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस करके उस कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस को एग्जामिन कर लेंगे, तो उसके बाद ही ये एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है। अब यहाँ पे आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि अगर केस पुलिस रिपोर्ट से फाइल हुआ है तो इस केस में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगेगी आफ्टर कॉग्निजेंस, और अगर ये केस कंप्लेंट पे फाइल हुआ है तो इस केस में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगेगी आफ्टर इशू प्रोसेस, क्योंकि कंप्लेंट केस में इशू प्रोसेस से पहले एक्यूज का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो कोर्ट में खड़ा होकर अपना पक्ष रख सके। उसके बाद अगर हम सेक्शन 265A देखें तो यहाँ क्लोज ए, क्लोज बी हमें समझ में आ गया। उसके बाद ये कहते हैं कोई ऐसा ऑफेंस जिससे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री अगर अफेक्ट होती है, या फिर कोई ऑफेंस किसी वुमेन के अगेंस्ट हुआ हो या फिर किसी ऐसे चाइल्ड के अगेंस्ट हुआ हो जो कि 14 ईयर्स से कम है, तो इस केस में ये एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब उसके बाद सेक्शन 265A के सबसेक्शन 2 में ये बात करते हैं कि यहाँ जो इस पैरा में बात करी है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो अफेक्ट होगी कंट्री की, तो कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनसे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगी। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 265B पे, जो कि डील करता है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब जो एक्यूज्ड है वो एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के सामने प्ली बार्गेनिंग के लिए, तो इस एप्लीकेशन में क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखी जाएंगी और क्या इसके साथ एफिडेविट लगाया जाएगा या नहीं, वो सभी बातें की गई हैं सेक्शन 265B में। यहाँ ये सेक्शन 265B के सबसेक्शन 1 में बात करते हैं कि जो भी पर्सन एक्यूज्ड है वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन उस कोर्ट के सामने फाइल करेगा जिस कोर्ट के सामने वो ट्रायल पेंडिंग है। उसके साथ ही अगर आप सबसेक्शन 2 देखें तो यहाँ ये बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन ये एक्यूज्ड फाइल करेगा, इस एप्लीकेशन में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है केस के वो लिखेगा ये एक्यूज्ड उस एप्लीकेशन में, जिसके जो ये केस है वो किस ऑफेंस से रिलेटेड है। साथ ही एक एफिडेविट लगाएगा एक्यूज्ड जिसमें वो लिखेगा कि जो भी ये कन्फेस कर रहा है कोर्ट के सामने, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग क्या है कि उसने जो भी ऑफेंस किया है वो कन्फेस कर रहा है कोर्ट के सामने और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी उसकी सज़ा है वो कम कर दी जाए, क्योंकि वो विक्टिम को जो भी कंपनसेशन है वो देने के लिए तैयार है। तो उसके साथ वो एक एफिडेविट लगाएगा जिसमें एक्यूज्ड कहेगा कि ये वॉलंटरली ही कर रहा है और उसको पता है कि अगर वो इस तरह से कन्फेस करेगा तो इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, और वो प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ है किसी भी कोर्ट द्वारा, ये चीज़ें भी उसे अपनी इस एप्लीकेशन में मेंशन करनी होंगी। उसके बाद सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जब ये एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को रिसीव होगी, कोर्ट को रिसीव होगी, तो कोर्ट इशू करेंगे नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर पुलिस रिपोर्ट से केस फाइल हुआ है, और अगर कंप्लेंट से केस फाइल हुआ है तो कंप्लेनेंट को कि तुम्हें एक पर्टिकुलर डेट पर कोर्ट के सामने अपीयर होना है। उसके बाद नेक्स्ट सबसेक्शन 4 में ये बात करते हैं कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर ये कंप्लेनेंट जो भी है उस डेट पर जो कि फिक्स की गई थी उस पर अपीयर होंगे, तो कोर्ट
एग्जामिन करेगी एक्यूज को कैमरा में। कैमरा मतलब उस टाइम पे जो भी अपोजिट पार्टी है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। कैमरा में एक्यूज को एग्जामिन करने का पर्पस यही है ताकि कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि एक्यूज ने जो ये एप्लीकेशन लगाई है प्ली बार्गेनिंग की वो वॉलंटरली लगाई हो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे कि वो कोर्ट के सामने अपना ऑफेंस कन्फेस कर रहा है, और कन्फेस कर रहा है तो कोर्ट उसे कन्विक्ट कर सकती है। तो इसलिए कोर्ट देखेगी कि ये एप्लीकेशन वॉलंटरली ही फाइल की गई हो। उसके बाद एक्यूज की एग्जामिनेशन करने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि ये एप्लीकेशन जो एक्यूज ने फाइल करी है ये वॉलंटरली है, अगर ये एप्लीकेशन वॉलंटरली है और कोर्ट सेटिस्फाई हो गई है तो कोर्ट अब क्या करेगी, अगर पुलिस रिपोर्ट से केस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और अगर कंप्लेंट से है तो कंप्लेनेंट को टाइम देगी कि वो विक्टिम के साथ बैठकर म्यूचुअली सेटिस्फाई कर लें कि अपने इस केस को किस तरह से सॉल्व करना है, और साथ ही कितनी कंपनसेशन विक्टिम को दिलानी है उस कंपनसेशन को भी आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लें, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किस तरह से कौन देगा ये सारी चीज़ आपस में ये डिसाइड कर लें, और उसके बाद कोर्ट एक फर्दर डेट फिक्स कर देगी आगे की हियरिंग के लिए। उसके साथ ही क्लोज बी में ये कहते हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये एप्लीकेशन वॉलंटरली नहीं है और एक्यूज या फिर एक्यूज पहले से कन्विक्ट हो चुका है, तो इस केस में कोर्ट उसी स्टेज से दोबारा चलने लगेगी जिस स्टेज से वो प्रोसीडिंग रुकी थी जब इस एक्यूज ने प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई थी। मतलब जो प्ली बार्गेनिंग की अब तक की प्रोसीडिंग चली है उससे पहले जहां पर कोर्ट थी वहीं से फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर ये एप्लीकेशन इनवॉलंटरली है तो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 265C जो कि डील करता है गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। देखिए अभी जब हमने सेक्शन 265B का सबसेक्शन 4 क्लोज ए पढ़ा था तो वहाँ था कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है एक्यूज की इस एप्लीकेशन से कि ये वॉलंटरली फाइल की हुई है तो कोर्ट क्या करेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और एक्यूज को कहेगी कि वो म्यूचुअली देख लें कि उन्हें किस तरह से सेटल करना है मैटर को। तो उसी म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन को क्लियर किया हुआ है सेक्शन 265C में। यहाँ ये कहते हैं कि जब कोर्ट ने कहा पार्टीज़ को कि वो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन कर लें सेक्शन 265 सबसेक्शन 4 क्लोज ए में, तो उस टाइम पे कोर्ट क्या प्रोसीजर को फॉलो करेगी। उसके लिए ये कहते हैं कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट हुआ है यानी FIR से हुआ है तो इस केस में कोर्ट नोटिस इशू करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो इस केस के IO होंगे यानी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर उनको, एक्यूज को और विक्टिम को। यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं केस की उन्हें हमें ध्यान में रखना है। अगर FIR से केस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, IO को, एक्यूज को और विक्टिम को कोर्ट नोटिस इशू करेगी कि वो जो भी मीटिंग है इनकी सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की उसमें पार्टिसिपेट करें। जब भी ये प्रोसेस चलेगा तो कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि ये सारा प्रोसेस वॉलंटरली होना चाहिए। एक्यूज के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उसे प्रेशराइज करके गिल्टी प्लीड करवाया जा रहा हो। तो कोर्ट इस बात से इंश्योर करेगी खुद को कि सारा प्रोसेस जो है वो वॉलंटरली होना चाहिए। अगर एक्यूज चाहे तो उनके जो प्लीडर हैं वो भी उनके साथ इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज बी में ये कहते हैं कि अगर कोई केस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है यानी अगर कंप्लेंट केस है या फिर इंफॉर्मेशन से रिसीव हुआ है केस, तो इस केस में कोर्ट नोटिस करेगी एक्यूज को, विक्टिम को कि वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें और जो भी इनका सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन है उसको इंश्योर करें। उसके साथ ही कोर्ट इसमें भी यही देखेगी कि जो भी प्रोसेस हो रहा है ये वॉलंटरली हो रहा हो, और अगर विक्टिम या एक्यूज्ड चाहें तो वो अपने प्लीडर को भी इसमें एंगेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोर्ट इंश्योर करेगी, पर ये नहीं लिखा कि कोर्ट खुद से पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए अगर कोर्ट चाहे तो खुद से सुपरवाइज भी कर सकती हैं और वो किसी और को अपॉइंट कर सकती हैं इस पूरी प्रोसीडिंग को सुपरवाइज करने के लिए, कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर प्रेशराइज उसको करके ये गिल्टी प्लीड करवाया जा रहा हो। उसके बाद आते हैं सेक्शन 265D पे।
यहाँ पे ये बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। यहाँ ये सेक्शन 265D में कहते हैं कि जो भी मीटिंग सेक्शन 265C में हुई है, अगर वहाँ से कोई सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन आती है तो इस केस में कोर्ट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी उस डिस्पोजिशन के बेसिस पे, जिस पे कि जो कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं यानी जो कोर्ट के मैजिस्ट्रेट या जज हैं वो साइन करेंगे, प्लस जिन भी लोगों ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, अगर पुलिस रिपोर्ट पे हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्यूज्ड, विक्टिम और आईओ इस पे साइन करेंगे, और अगर इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट का केस है तो एक्यूज्ड, विक्टिम अगर उनके प्लीडर हैं तो वो उस पे साइन करेंगे और कोर्ट तो साइन करेगी ही, और जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करते हुए इस रिपोर्ट पे साइन करवाए जाएंगे। और अगर ये डिस्पोजिशन नहीं हो पाती है, कोई सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन नहीं आती है, तो कोर्ट उस पर अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हुए जहां से प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगने से पहले जहां तक प्रोसीडिंग्स हो गई थी वहीं से आगे फॉर द प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 265E पे, जो कि डील करता है डिस्पोजल ऑफ केस। यहाँ जो सेक्शन 265E है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 265 के जो क्लोजेस हैं यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के। यहाँ ये सेक्शन 265E में कहते हैं कि जब सेक्शन 265D के अकॉर्डिंग एक सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन आई है, मतलब कि एक्यूज्ड और जो विक्टिम है उनकी आपस में जो म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किया है वो डिस्पोजिशन सेटिस्फैक्टरी है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, जो भी कंपनसेशन है उनकी अपनी म्यूचुअल डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन विक्टिम को अवॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद ये कंपनसेशन देने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक्यूज्ड ने अपने गिल्ट को कन्फेस किया है, तो अब कोर्ट जो पार्टीज को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे सुनेगी, क्योंकि ये तो श्योर है कि जब एक्यूज्ड ने अपना गिल्ट कन्फेस किया है तो उसे सेंटेंस तो होनी है, पर कितनी पनिशमेंट मिलनी है इस पे अब कोर्ट पार्टीज की हियर करेगी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर कोर्ट चाहे तो एक्यूज को प्रोबेशन पे गुड कंडक्ट के बेसिस पे या एडमोनिशन पर सेक्शन 360 में रिलीज कर सकती है। उसके बाद आते हैं क्लोज बी पे। यहाँ ये कहते हैं कि पार्टीज को क्लोज ए में सुनने के बाद, यानी प्रोबेशन पे वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे वो क्या कहना चाहते हैं उनको सुनने के बाद, अगर कोर्ट को लगता है सेक्शन 360 में उसे छोड़ना चाहिए या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कोई बेनिफिट उसे देना चाहिए, तो कोर्ट एक्यूज्ड को प्रोबेशन पे ये बेनिफिट देते हुए रिलीज कर देगी। उसके बाद आते हैं क्लोज सी पे। यहाँ पे कहते हैं कि जब पार्टीज को क्लोज बी में सुना गया, यानी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट देना है या नहीं देना, और जो लॉ के अंदर जो ऑफेंस पे इस एक्यूज्ड को इस पर्सन को एक्यूज्ड बनाया गया है, अगर इस ऑफेंस की कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है और वो फिर प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई करता है और पार्टीज की आपस में सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होती है, तो जहां मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है लॉ में, तो इस केस में अब एक्यूज्ड को उस मिनिमम पनिशमेंट की हाफ सेंटेंस दे दी जाएगी। उसके बाद आते हैं क्लोज डी पे। यहाँ पे कहते हैं कि पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो क्लोज बी में नहीं आता, यानी कि एक्यूज्ड को कोई प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाना है और ना ही क्लोज सी में आता है, यानी उसकी कोई मिनिमम पनिशमेंट भी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इस केस में एक्यूज्ड को जो सेंटेंस मिलेगी वो जितनी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उसका 1/4 मिलेगी, यानी कि अगर मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है तो हाफ मिलेगी, अगर मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई है तो पूरे जितनी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उसका 1/4 मिलेगी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 265F पे। यहाँ पे ये बात करते हैं जजमेंट ऑफ द कोर्ट। यहाँ ये सेक्शन 265F में कहते हैं कि कोर्ट अब जजमेंट डिलीवर करेगी सेक्शन 265E के अकॉर्डिंग कि कितनी पनिशमेंट देनी है या प्रोबेशन पे छोड़ना है, ये ओपन कोर्ट में डिलीवर किया जाएगा और जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो साइन करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद आते हैं सेक्शन 265G पे, जो कि डील करता है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि कोर्ट जो जजमेंट डिलीवर करेगी वो फाइनल है, उसकी कोई अपील लाई नहीं करती है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जा सकती है आर्टिकल 136 में, या फिर रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है 226, 227 में।
उसके बाद आते हैं सेक्शन 265H पे। यहाँ पे कहते हैं पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। यहाँ पे कहते हैं जिस कोर्ट के सामने ये ट्रायल चल रहा है और एप्लीकेशन आई है, उनके पास वो सभी पावर्स हैं जो कि बेल के रिस्पेक्ट में या फिर ट्रायल के रिस्पेक्ट में कोर्ट के पास या फिर केस को डिस्पोज ऑफ करने पे कोर्ट के पास होती हैं, वो सभी पावर्स इस कोर्ट के पास भी होंगी जिनके सामने ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगी है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 265I जो कि डील करता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। यहाँ ये कहते हैं सेक्शन 428 के जो प्रोविजन हैं वो इस चैप्टर पे भी अप्लाई होते हैं। सेक्शन 428 के प्रोविजन क्या है कि अगर एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान इम्प्रिजनमेंट में था, जेल में था और अब उसे ट्रायल के बाद अगर कन्विक्ट किया जाता है तो जितनी सज़ा उसे दी जाएगी और जितनी सज़ा पहले वो जेल में रह चुका है उतना सेट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 265J जो कि सेविंग क्लोज है। यहाँ ये सेक्शन 265 में कहना चाहते हैं कि जो प्ली बार्गेनिंग का इफेक्ट है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है वो ओवरराइड करेगा सीआरपीसी के सभी प्रोविजंस को। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम किसे कहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं सेक्शन 265K जो कि डील करता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। यहाँ सेक्शन 265K में कहते हैं कि जो भी इस एक्यूज्ड ने अपनी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन में एडमिट किया है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा एक्सेप्ट इसी चैप्टर के लिए, यानी प्ली बार्गेनिंग के लिए ही यूज़ होगा और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 265L। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये कहते हैं नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ ये कहते हैं कि ये जो चैप्टर है यानी चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है ये जुवेनाइल और चाइल्ड जो कि सेक्शन 2 सब क्लोज K ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 में अगर कोई एक्यूज्ड जो कि जुवेनाइल या चाइल्ड है तो उस पे ये चैप्टर अप्लाई नहीं होता, मतलब वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता।